बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक ऑन इजी लर्न। आई होप कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। और अगर मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूं आपको आज की क्लास का, तो आज की क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे और फिर इससे रिलेटेड 3 कंडीशंस होती हैं और उसमें से हम फर्स्ट कंडीशन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और इसी से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स होंगी, उन्हें भी डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। तो द टॉपिक ऑफ टुडेज डिस्कशन इज इक्विलिब्रियम। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम बेसिकली होता क्या है। अब हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में जब हमने न्यूटन के लॉज पढ़े थे, तो वहाँ पर न्यूटन का फर्स्ट लॉ हमें क्या बताता था कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगी, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव ही करती रहेगी, मतलब जिस भी स्टेट में है उसी को कंटिन्यू करेगी अनटिल और अनलेस उसको फोर्स लगा के डिस्टर्ब किया जाए। तो इस कंडीशन से हमें ये पता चला कि बॉडी हमारी रेस्ट पर होगी। तो अब बॉडी जब रेस्ट पर होती है तो उस पर जो फोर्स एक्ट हो रही होती है उस टाइम सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0। अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो इसका मतलब वो बॉडी उस टाइम पे इक्विलिब्रियम में है। और अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो वो जिस भी स्टेट में रहेगी वो उसी स्टेट को कंटिन्यू करती है, ठीक है, अपनी स्टेट को चेंज नहीं करती। इक्विलिब्रियम का बेसिकली यही मतलब होता है, स्टेट को सेम रखना। क्लियर। तो अब हम यहाँ से डिफरेंट एग्जाम्पल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल इज दिस टेबल एंड बुक। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बुक है ये हमने टेबल पर रखी हुई है, ठीक है। अब हमने जब ये बुक जो है वो इस टेबल पर प्लेस की, तो एक दफ़ा हमने जब इस बुक को रख दिया तो इसके बाद ये अपनी जगह को चेंज नहीं करेगा खुद ब खुद, अनटिल और अनलेस हम इस बॉडी पर, इस बुक पर फोर्स लगाएंगे तो ही इसकी पोजीशन चेंज होगी। अगर हम इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगाते तो ये अपनी पोजीशन जिसमें ये है उसी को ही कंटिन्यू करेगी। अब कैसे कंटिन्यू करेगी हमने वो देखना है, क्योंकि हमें पता है कि जब हमने इस बुक को टेबल के ऊपर रखा इसका कोई ना कोई वेट होगा, ठीक है। तो वेट की वजह से इस टेबल पर एक एक्शन फोर्स जनरेट हुई। और हम पीछे न्यूटन के लॉज में ये पढ़ चुके हैं कि हर एक्शन का कोई ना कोई रिएक्शन होता है। तो जब हमने इस टेबल पर बुक प्लेस की तो इसकी वजह से, इसके वेट की वजह से एक रिएक्शन फोर्स जनरेट हुई, ठीक है। और वो रिएक्शन फोर्स कौन सी होगी? जो टेबल जनरेट करेगा, टेबल जो है वो इसको पुश देगा ताकि वो इसे बैलेंस फॉर्म में रख सके। अब एक्शन और रिएक्शन इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं और ऑपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। सो इसका मतलब ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे और बॉडी जिस भी पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में, उसी स्टेट को कंटिन्यू करेगी, ठीक है। इसका मतलब इस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो बैलेंस फॉर्म में है और बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है। क्लियर। इसी तरीके से अब हम एक और एग्जांपल को डिस्कस करते हैं कि ये आप एक वुडन लॉग देख सकते हैं। अब हमने यहाँ पर क्या किया है कि इसके दोनों एंड्स को एक स्ट्रिंग के साथ अटैच करके इसे हमने हैंग कर दिया। अब इस पूरे वुडन लॉग के ऊपर टोटल 3 फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। कौन कौन सी फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं? 3 फोर्सेस इस पे एक्ट कर रही हैं। द फर्स्ट वन इज वेट। अब हमें पता है कि ये एक वुडन लॉग है तो इसका कोई ना कोई तो वेट होगा। तो इसका मतलब जो वेट है वो हमेशा, हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं कि डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो ये एक एक्शन था, ठीक है। और ये 2 स्ट्रिंग्स के साथ अटैच था। अब रिएक्शन के तौर पर इन दोनों स्ट्रिंग्स में टेंशन जनरेट होगी और वो टेंशन कितनी होगी? दैट इज इक्वल्स टू द वेट। अब हम F1 और F2 का अगर सम करते हैं तो दैट इज इक्वल्स टू कितना होगा? वेट के। जितना वेट है उतनी ही टेंशन जनरेट होगी इन दोनों रोप्स में, और जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो वुडन लॉग है ये अपनी पोजीशन को मेंटेन करेगा। जिस पोजीशन में हम इसे हैंग कर देंगे ये उसी पोजीशन को मेंटेन करेगा और इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहेगा। क्लियर। तो ये हमारी सेकंड एग्जांपल होगी। अब हम इक्विलिब्रियम से रिलेटेड एक थर्ड एग्जांपल देखते हैं। ये कुछ वुडन लॉग से रिलेटेड ही एग्जांपल है। बस हुआ क्या यहाँ पर कि हमने जो है वो इसे वुडन लॉग की जगह पर अब हमने पिक्चर को रिप्लेस कर दिया। जब हम इस पिक्चर फ्रेम को हैंग करते हैं वॉल के साथ तो बेसिकली क्या होता है कि 2 एंड्स पर हम इसके स्ट्रिंग अटैच कर देते हैं और हमें पता है कि इसका भी, इस पिक्चर का कोई ना कोई वेट होगा। वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है और उस वेट को बैलेंस करने के लिए ये जो दोनों स्ट्रिंग्स हैं इनमें टेंशन जनरेट होगी, ठीक है। और इस टेंशन जनरेट होने की वजह से ये जो हमारी पिक्चर है ये बैलेंस फॉर्म में आ जाती है, क्योंकि एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। तो वेट डाउनवर्ड एक्ट करता है और जो इस
स्ट्रिंग में टेंशन जनरेट हो रही है वो अपवर्ड है, ठीक है, तो ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी। तो इसका मतलब इस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट हो रही हैं वो बैलेंस्ड फॉर्म में है, तो अगर इस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट होंगी वो बैलेंस्ड फॉर्म में हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, तो इसका मतलब हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है। क्लियर? तो अब हमें यहाँ से इक्विलिब्रियम की एक डेफिनेशन मिल गई, और वो क्या डेफिनेशन है? अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट। तो यहाँ से ये डेफिनेशन आ गई हमारी इक्विलिब्रियम की, और हमने इसे डिस्कस भी कर लिया। अब दो केसेस मेनली आते हैं हमारे पास जब भी हम इक्विलिब्रियम को डील करते हैं, डिफरेंट एग्जांपल्स हम कर रहे थे। तो अभी ये जो तीनों एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए हैं, इनमें क्या था? ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन में था। तो हमें जो है वो इक्विलिब्रियम से दो बातें पता चलती हैं। पहली बात ये कि अ बॉडी इज़ इन इक्विलिब्रियम इफ़ इट रिमेन्स एट रेस्ट। अगर कोई बॉडी रेस्ट पर है तो वो भी इक्विलिब्रियम में हो सकती है। और इसके अलावा एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट वो ये कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो इसका मतलब वो भी इक्विलिब्रियम में है। और वो कैसे इक्विलिब्रियम में है ये अभी हम नेक्स्ट मूव करते हैं, और वहाँ पे हम अपनी ये जो सेकेंड वाली स्टेटमेंट है इसे डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारी कंडीशन क्या थी? अ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इफ इट मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपने क्या एग्जांपल लेनी है यहाँ पर कि हमारे पास एक गाड़ी है जो कि एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही थी। अब हमें पता है कि बॉडी का कोई ना कोई वेट होगा, और वेट हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, और इस एक्शन की फोर्स को बैलेंस करने के लिए हमारे पास एक रिएक्शन फोर्स जनरेट होती है, और वो कौन सी है? ये जो रोड इस बॉडी के ऊपर लगाएगी, ठीक है। तो ये एक्शन और रिएक्शन, ये दोनों फोर्सेस आपस में बैलेंस हो गई। इसके अलावा हमें पता है कि गाड़ी आगे की तरफ मूव कर रही है, तो जब आगे की तरफ मूव कर रही है तो इसका मतलब इसको चलाने के लिए एक फोर्स जनरेट हो रही है। जो एरो है ये शो कर रहा है जो फोर्स रिक्वायर है इस गाड़ी को मूव करने के लिए, ठीक है। इस फोर्स के थ्रू गाड़ी जो है वो आगे मूव कर रही है। अब हमने जब फ्रिक्शन का टॉपिक पढ़ा था तो वहाँ पर हमने ये डिस्कस किया था कि जब गाड़ी मूव करती है तो होगा क्या कि जो एयर है उसकी वजह से एक रेजिस्टेंस जनरेट होती है जो कि इस गाड़ी को बैकवर्ड पुश करती है, ठीक है। तो ये वाला जो एरो आप देख सकते हैं, दिस इज ड्यू टू द एयर फ्रिक्शन। एयर की जो फ्रिक्शन है उसकी वजह से जो इस पे इफेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब ये तमाम फोर्सेस का जो इफेक्ट है ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, एक दूसरे को बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो अपनी इक्विलिब्रियम में मूव करती रहती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें तो यहाँ पर आप प्लेन देख सकते हैं। प्लेन भी जब मूव करता है तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में होता है। कब? जब ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करता है। होता क्या है? सेम यही केस। अब इसमें क्या है कि प्लेन को आगे मूव करने के लिए एक फोर्स चाहिए, दैट इज कॉल्ड थ्रस्ट। और जब ये आगे मूव करेगा तो हवा की कोई ना कोई रेजिस्टेंस होगी, और उस हवा की वजह से एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट होगी, दैट इज दिस ड्रैग फोर्स, ठीक है। और दूसरा हमें पता है कि इस प्लेन का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, और वो फोर्स जो इसको अपवर्ड पुश करेगी इसको लिफ्ट करने के लिए, दैट इज द रिएक्शन ऑफ दिस वेट, ठीक है। सो एक्शन और रिएक्शन यहाँ पर भी तमाम फोर्सेस जो हैं वो आपस में बैलेंस कर गई हैं। तो हमें पता है कि जब बॉडी की ऊपर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस बैलेंस्ड हो जाएं तो इसका मतलब वो इक्विलिब्रियम में होता है। तो ये हमने दोनों अपने केसेस को डिस्कस कर लिया कि जब बॉडी रेस्ट में है तो भी वो इक्विलिब्रियम में होती है, और अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो भी वो इक्विलिब्रियम में होती है, ठीक है। सो इन द अबव एग्जांपल्स वी सी दैट अ बॉडी एट रेस्ट or in a uniform motion is in equilibrium if the resultant force acting on it is zero। अगर sum of all the forces कर दें जो भी इस बॉडी के ऊपर एक्ट कर रही हैं वो इक्वल टू जीरो हो जाएं तो इसका मतलब हमारी जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, और हमने देखा कि तमाम फोर्सेस आपस में बैलेंस हो रही हैं। क्लियर? फॉर अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम it must satisfy certain conditions। there are two conditions for the body to be in equilibrium। अब बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस को फॉलो करना पड़ता है। देयर आर टू मेन कंडीशंस फॉर द बॉडी टू बी इन इक्विलिब्रियम। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसको दो कंडीशंस को लाजमी फॉलो करना होता है, और वो कंडीशंस कौन कौन सी हैं तो चलें उसे डिस्कस कर लेते हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था कि हम फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम बेसिकली है क्या। A body is said to be satisfy the first condition of equilibrium if the resultant of all the forces acting on it is zero। अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इनका सम इक्वल टू जीरो हो जाए, रिजल्टेंट क्या होता है? बेसिकली सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। अगर एक बॉडी के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका सम इक्वल टू जीरो आ जाए तो इसका मतलब बॉडी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है।
तो अब लेट्स से कि यहाँ पर हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। अगर ये हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है तो ये इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इसके ऊपर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस इक्वल टू 0 हो जाएंगी। अब हमें पता है कि हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक हमारे पास वाई एक्सिस होता है। ठीक है, फोर्सेस मेनली दो ही डायरेक्शन में एक्ट होती हैं, या तो एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस की फॉर्म में। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमने सपोज किया कि हमारे पास ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, n नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F1 F2 F3 डॉट 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 कहाँ तक, अप टू Fn, यानी कि n नंबर ऑफ फोर्सेस हमारे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर अप्लाई हो रही हैं। तो अब होगा क्या कि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल टू 0, तो इन तमाम फोर्सेस का हमने क्या कर लिया, सम। सो क्या आ गया, F1 प्लस F2 प्लस F3 डॉट 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 कहाँ तक हमने इनको ऐड किया, अप टू Fn, किसके इक्वल आ जाएंगी, 0 के, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या पता चल गया कि समेशन F इज इक्वल्स टू 0। समेशन बेसिकली क्या शो कर रहा है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो हमारी मेन कंडीशन क्या आ गई यहाँ से, समेशन F इज इक्वल्स टू 0, यानी कि तमाम फोर्सेस जब किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं तो दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। बेसिकली दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो अब हमने ये मेनली F फोर्स के बारे में बात किया, उसके कंपोनेंट्स के बारे में बात नहीं किया। अगर कोई फोर्स जो है वो किसी स्पेसिफिक एंगल पर एक्ट हो रही है तो इसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक Fx होता है और दूसरा इसका कंपोनेंट कौन सा होता है, Fy। ठीक है, फोर्सेस के कंपोनेंट्स भी होते हैं। तो अगर हम इस फोर्सेस के कंपोनेंट्स की फॉर्म में डिस्कशन करें तो क्या होगा, अगर हम कंपोनेंट्स की फॉर्म में फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को देखें तो इसका ये होगा कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस। पहले हम किनका सम लेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग एक्स एक्सिस, और दूसरी दफ़ा हम किसका सम लेंगे, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है, तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इसे, एक्स एक्सिस के अलोंग जो फोर्सेस एक्ट हो रही हैं उनको हम लेंगे F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस अप टू कहाँ तक, Fnx। n नंबर ऑफ फोर्सेस जो कि x एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं उनका सम शुड बी इक्वल टू 0। और इसी तरीके से अब जो y कंपोनेंट के अलोंग जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनको भी हमने इक्वल टू क्या लेना है, 0 के। ठीक है, तो उसे हमने रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, F1y प्लस F2y प्लस F3y प्लस प्लस अप टू कहाँ तक, अप टू इन्फिनिटी, यानी कि n नंबर ऑफ फोर्सेस दैट आर एक्टिंग अलोंग y एक्सिस, इनका सम भी इक्वल टू होना चाहिए किसके, 0 के। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या बात पता चल गई कि समेशन ऑफ Fx इज इक्वल्स टू 0, यानी कि तमाम फोर्सेस जो कि x एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रही हैं वो भी इक्वल्स टू 0। और यहाँ से क्या बात पता चली कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग अलोंग y एक्सिस इज इक्वल्स टू 0। तो ये था जी हमारा फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम मेनली हमें क्या बताती है कि सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल्स टू 0। क्लियर। तो अब इसी से रिलेटेड हमारे पास बुक में जो है वो एक एग्जांपल है, तो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, हमने प्रीवियस डिस्कस भी किया इस एग्जांपल को कि इसके ऊपर जितने भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं वो इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो दिस वाज एक्शन, ये हमारी एक्शन फोर्स थी। ठीक है, और इसके अगेंस्ट ये वाली रिएक्शन फोर्स थी। तो एक दूसरे की इक्वल होती हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन होती हैं, तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगी। तो ये हमने एग्जांपल पीछे डिस्कस कर ली। इसी वजह से ये जो है हमारी बॉडी यानी कि बुक जो है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में होती है, क्योंकि इस पर एक्ट होने वाली तमाम फोर्सेस का सम जो है वो इक्वल टू 0 हो जाता है। इसी तरीके से हमने इस एग्जांपल को भी देखा था। तो क्या था इस एग्जांपल में कि वेट को बैलेंस करने के लिए हमारे पास दो फोर्सेस जनरेट होती हैं स्ट्रिंग में, F1 और F2। तो सम ऑफ ऑल द फोर्सेस शुड बी इक्वल्स टू 0। अब देखें ये F1 प्लस F2 किससे बैलेंस हो रही हैं, W के साथ। ठीक है, तो हमें पता है कि इक्वल फोर्सेस हैं, तो जब ये फोर्सेस एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, तो जब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगी तो नेट फोर्स इसकी क्या हो जाएगी, 0। क्लियर। और लास्ट एग्जांपल थी वो भी हमने पीछे डिस्कस की, यही फ्रेम वाली, कि इसकी भी जो फोर्सेस अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स एक्ट कर रही हैं वो तमाम की तमाम फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस कर देंगी, उनका सम जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि ये तमाम एग्जांपल्स जो हैं वो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम को फॉलो करती हैं।
क्लियर। तो अब हमारे पास यहाँ पर बुक में एक एग्जांपल आती है, एग्जांपल 4.5, तो इसे भी डिस्कस कर लेते हैं। अ ब्लॉक ऑफ वेट 10 न्यूटन इज हैंगिंग थ्रू अ कॉर्ड एज शोन इन फिगर। अब वो क्या कह रहा है कि यहाँ पर एक वेट है 10 न्यूटन का जो कि एक स्ट्रिंग के साथ हमने इसे हैंग किया हुआ है। तो हमने फाइंड क्या करना है यहाँ पर, फाइंड द टेंशन इन द कॉर्ड। तो इस वजह से जो टेंशन जनरेट हो रही है, हमें पता है कि इसका कोई ना कोई वेट होगा जो कि डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। सो इस डाउनवर्ड वेट की वजह से जो इस स्ट्रिंग में यहाँ पर टेंशन जनरेट हो रही है, हमें बेसिकली उस टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो जो डाटा गिवन है यहाँ पर वो मेंशन कर लेते हैं। सो W इज इक्वल्स टू 10 न्यूटन, वेट 10 न्यूटन आ गया और टेंशन जो थी वो हमें फाइंड आउट करनी थी। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि हमने अभी पीछे डिस्कस की है, क्या थी हमारी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, बाय फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम हमें पता है कि समेशन ऑफ एफ एक्स शुड बी इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर चेक करना है कि हमने जो फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्ट कर रही हैं वो कौन सी हैं। अब हमें पता है कि एक्स एक्सिस ये वाला होता है, वाई एक्सिस ये वाला होता है। तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। इस डायरेक्शन में कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही, तो समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये एक्ट कर रही हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस। ठीक है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग, टेंशन भी और वेट भी। तो अब हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, समेशन ऑफ एफ वाई। तो समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल्स टू 0। तो इसमें दो फोर्सेस आ जाएंगी, टेंशन भी और वेट भी। अब अपवर्ड जो फोर्स होती है उसे हम लेते हैं पॉजिटिव और जो डाउनवर्ड फोर्स होती है उसे हम लेंगे नेगेटिव। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स कौन सी है, टेंशन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, टेंशन और माइनस डाउनवर्ड फोर्स दैट इज एक्टिंग अलॉन्ग वाई एक्सिस इज W इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 0। हमारे पास दो फोर्सेस एक्ट हो रही थी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, टेंशन और वेट। तो हमें पता है कि ऊपर की तरफ जो वाई एक्सिस है वो पॉजिटिव होता है और अगर हम वाई एक्सिस की वैल्यू नीचे की तरफ को देखें तो ये नेगेटिव होता है। ठीक है, सो टेंशन माइनस W इज इक्वल्स टू 0। तो हमें यहाँ से टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। सो W को दूसरी साइड पर शिफ्ट कर देंगे, तो टेंशन की हमारे पास क्या वैल्यू आ गई यहाँ पर, 10 न्यूटन। क्लियर। तो ये थी जी हमारी एग्जांपल 4.5। यहाँ पर हमने बेसिकली यूज़ किया है अपनी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का। हमने चेक किया कि इस बॉक्स के ऊपर एक्स एक्सिस में कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं और वाई एक्सिस में कितनी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। क्लियर। तो एक्स एक्सिस में इस बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रही थी, सो इसका मतलब एक्स एक्सिस की फोर्सेस क्या हो गई, 0। और जो वाई एक्सिस की फोर्स इस पर एक्ट कर रही थी वो दो थी, एक टेंशन और दूसरी वेट, और इसकी वजह से हमने जो है वो टेंशन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो ये थी जी हमारी एग्जाम्पल 4.5। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप कि आपको आज के लेक्चर की अच्छे से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह हम आपसे मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।